तो आज हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स की। हमारे पास एक स्रोत सामग्री है, ब्रिक्स उद्भव, उद्देश्य और समकालीन प्रासंगिकता। इसी के आधार पर हम इस अहम वैश्विक समूह की थोड़ी गहन चर्चा करेंगे। समझेंगे कि ये कैसे बना, इसके मकसद क्या है और आज की दुनिया में इसकी क्या जगह है। जी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू हुई थी ब्रिक्स से। साल 2001 था और अर्थशास्त्री जिम ओनील ने ये शब्द गढ़ा था। हाँ, वो शुरुआती दौर था। फिर 2010 में दक्षिण अमेरिका भी जुड़ गया और तब ये बना ब्रिक्स, मतलब ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। बिल्कुल। और अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये 5 बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है। ये देश आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा इन सब मुद्दों पर मिलकर काम करते हैं। और हाँ, इनका एक बड़ा मकसद दुनिया के जो वित्तीय और प्रशासनिक ढांचे हैं ना, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। हाँ बिल्कुल, जैसे IMF या वर्ल्ड बैंक, उनमें सुधार लाना भी रहा है शुरू से ही। लेकिन ये सवाल मन में आता है कि इसकी जरूरत ही क्यों महसूस हुई? क्या ये सिर्फ एक मतलब एक आर्थिक गुट बनाने की बात थी? नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात थी असल में। देखिए, शीत युद्ध जब खत्म हुआ तो एक तरह से पश्चिमी देशों का, खासकर अमेरिका और यूरोप का दबदबा बढ़ गया था वैश्विक संस्थाओं पर। हाँ, ये तो था। तो ब्रिक्स, आप कह सकते हैं, इसी पश्चिमी वर्चस्व के खिलाफ एक संतुलन, एक काउंटर बैलेंस बनाने की कोशिश के तौर पर सामने आया। कई विकासशील देशों को उस वक्त लग रहा था कि दुनिया के जो बड़े फैसले हो रहे हैं उनमें उनकी आवाज वो उतनी सुनी नहीं जा रही, उतनी अहमियत नहीं मिल रही। हाँ, मतलब प्रतिनिधित्व कम महसूस होता था उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ आर्थिक पहलू भी जुड़ा था। ये 5 देश मिलकर, सोचिए, दुनिया की 40% से ज्यादा आबादी, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये तो। हाँ, और करीब 25% वैश्विक GDP का हिस्सा थे। तो जाहिर है इनमें आपसी आर्थिक सहयोग से साझा विकास की उम्मीद थी और वैश्विक व्यवस्था में एक मजबूत आवाज बनने की भी। स्रोत में एक दिलचस्प तुलना भी की गई है। जैसे छोटे कारोबारी मिलकर बड़ी कंपनियों को चुनौती देने के लिए सहकारी समितियां बनाते हैं ना, हाँ, अच्छा उदाहरण है। वैसे ही इन देशों ने पश्चिमी दबदबे वाली अर्थव्यवस्था में अपने लिए बेहतर शर्तें और साझा फायदे पाने के लिए हाथ मिलाया। ये तुलना काफी हद तक स्थिति को समझाती है। और हम्म, इसी बुनियाद पर देखिए, आज 2024-25 में ब्रिक्स फिर से इतनी चर्चा में, खासकर इसके विस्तार की वजह से। सही कहा। ये ब्रिक्स प्लस वाला मामला 2024 में नए सदस्य जुड़े हैं। ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात। हाँ, और इससे ये समूह काफी बदल गया है, बड़ा भी हो गया है और ज्यादा विविध भी। और इसका असर क्या देखते हैं आप? असर तो बहुत गहरा है। सोचिए, तेल के इतने बड़े उत्पादक देश, खाड़ी के देश जब इसमें आए हैं, तो ब्रिक्स का दुनिया के अहम ऊर्जा सप्लाई मार्गों पर रणनीतिक असर बढ़ा है। जाहिर है इससे दुनिया में इसका प्रभाव भी बढ़ा है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि इतने अलग अलग राजनीतिक और आर्थिक सिस्टम वाले देशों को एक साथ लाना, वो अपनी चुनौतियां भी पेश करता है। बिल्कुल। और यहाँ एक और बड़ी चर्चा आजकल सुनाई दे रही है, डी-डॉलराइजेशन की। हाँ, ये बहुत अहम मुद्दा बन गया है। मतलब सदस्य देश कोशिश कर रहे हैं कि आपस में व्यापार अपनी स्थानीय मुद्राओं में करें ताकि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम हो सके। जी। यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि एक साझा ब्रिक्स मुद्रा की भी बात हो रही है। हालांकि वो शायद अभी दूर की सोच है। शायद अभी थोड़ा दूर की बात लगती है, लेकिन स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल हो रही है। इसके पीछे ठोस वजह हैं। डॉलर पर बहुत ज्यादा निर्भरता किसी भी देश को अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे में डाल सकती है, जैसा हमने रूस और ईरान के मामले में देखा भी है। हाँ, ये बात तो है। और साथ ही ये दुनिया भर में डॉलर के जो उतार चढ़ाव होते हैं उसके जोखिम से भी बचाता है। तो ये एक रणनीतिक कदम है। पर क्या ये वाकई इतना आसान होगा? मतलब सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाएं, उनके हित, वो काफी अलग-अलग है ना? क्या ये देश सच में एक डॉलर का एक मजबूत विकल्प खड़ा कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है और इसमें कई व्यावहारिक मुश्किलें हैं भी। जैसे अलग अलग विकास दर है, मुद्रा नीतियां अलग हैं, राजनीतिक स्थिरता का सवाल है। जैसा मैंने कहा, साझा मुद्रा तो शायद अभी बहुत दूर है, लेकिन स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाना और डॉलर पर निर्भरता धीरे धीरे कम करना, ये यकीनन एक अहम रणनीतिक लक्ष्य बन चुका है। अच्छा। और अब तो ब्रिक्स भू राजनीतिक मंच पर भी ज्यादा सक्रिय दिख रहा है, ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल। रूस यूक्रेन युद्ध हो या मध्य पूर्व का तनाव, ऐसा लग रहा है कि ये समूह एक मध्यस्थ के तौर पर अपनी भूमिका स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, इसका एक बड़ा कूटनीतिक लक्ष्य ही यही है
कि एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए। बहुध्रुवीय मतलब ऐसी दुनिया जहां ताकत किसी एक या दो देशों के पास ही सिमटी न रहे, बल्कि दुनिया में शक्ति के कई केंद्र हों। हाँ। और नए सदस्यों के आने से खासकर ईरान और सऊदी अरब, मध्य पूर्व में इसकी भूमिका और भी अहम हो जाती है। सही बात है। इसके अलावा रणनीतिक स्वायत्ता यानी अपनी नीतियां खुद तय करने की आजादी और टेक्नोलॉजी में आपसी सहयोग पर भी जोर है शायद। जी हाँ, AI है, डिजिटल करेंसी है, अंतरिक्ष है, इन क्षेत्रों में मिलकर काम करना। विकासशील देशों के बीच सहयोग, जिसे दक्षिण सहयोग कहते हैं, उसको मजबूत करना, ये सब एजेंडे में है। तो कुल मिला के तस्वीर ये उभर रही है कि ब्रिक्स अब सिर्फ एक प्रतीकात्मक आर्थिक गुट नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, ये विकासशील दुनिया, जिसे आजकल ग्लोबल साउथ भी कहते हैं, उसकी उम्मीदों और आवाज का एक ज्यादा मजबूत राजनीतिक मंच बन गया है। आज जब दुनिया में इतना तनाव है, आर्थिक अनिश्चितता है, वैश्विक संस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में ब्रिक्स दुनिया के भविष्य को तय करने वाली एक वैकल्पिक ताकत के तौर पर उभर रहा है। तो साफ है कि ब्रिक्स का ये जो विस्तार हुआ है, जिस तरह ये मौजूदा वित्तीय व्यवस्थाओं को चुनौती दे रहा है और एक ज्यादा बराबरी वाली बहुध्रुवीय दुनिया बनाने की कोशिश कर रहा है, यही सब इसे आज इतना प्रासंगिक बनाता है। बिल्कुल सही। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी। जिस तरह ब्रिक्स प्लस का विस्तार हुआ है और इसके जो लक्ष्य दिख रहे हैं, उसे देखते हुए आने वाले दशक में ये उन देशों के रोजमर्रा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति को असल में कैसे बदल सकता है जो इस समूह का हिस्सा नहीं।